हेलो दोस्तों, फिर से A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा रहा था और इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने कूलॉम्स लॉ को अच्छी तरीके से समझा। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हमें ये पता है, आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा कि कोई बड़ा मैग्नेट होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक होता है। और इसी तरीके से जब कोई चार्ज होता है, उसकी इंटेंसिटी उसके चार्ज पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, उसका प्रभाव उतनी ही दूरी तक भी होता है और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम उसके प्रभाव को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो आप समझते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था आप लोगों को, यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और यहीं पर दूरी पर एक और चार्ज रखा हुआ है Q0, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है, तो इन पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा। अगर दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। और अगर ये विपरीत चार्ज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह अंदर की ओर कार्य करता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन बाहर की ओर कार्य करता है। तो इतना हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि ये इंटेंसिटी है। तो उसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि इनके बीच में फोर्स कितना लगता है। तो फोर्स लगेगा हमारा, हमें पता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, F इक्वल्स K Q1 Q2 अपान R² होता है। तो जहां पर हमको दिख रहा है यहाँ पे एक कांस्टेंट K है, इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज है Q0 अपान R² डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या दिखता है कि ये जो Q0 है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये जो Q0 है ये टेस्ट चार्ज है, जो हम केवल और केवल इंटेंसिटी टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो F बराबर हो गया हमारे पास Q0 अपान R²। अगर ये Q0 की वैल्यू यूनिट हो जाए, यानी 1 हो जाए, तो अगर हम Q0 की वैल्यू 1 रख देते हैं, इफ Q0 इक्वल्स 1 कूलम, तो ये हमारा जो F है, F अपान Q0 भी लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा KQ अपान R²। तो इसी यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को, क्योंकि हमको पता अगर Q0 की वैल्यू 1 कूलम है, तो या तो हम इसको इस रूप में लिखें और या तो हम Q0 की वैल्यू 1 रख दें। तो इसी यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, Q चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर, या इसको अगर हम एक यूनिट चार्ज मान लें 1 कूलम, तो इस पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोला जाता है और इसको डिनोट करते हैं E से। तो ये हमारा एक फंडामेंटल तैयार होता है कि E क्या है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अब यूनिट चार्ज पर जितना भी फोर्स लगेगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि एक चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, और वहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और ये चार्ज मान लेते हैं ऊपर है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमको फार्मूला गिवन है KQ अपान R²। हमने पढ़ा है K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और Q की वैल्यू क्या गिवन है, तो Q की वैल्यू गिवन है 2 कूलम और R की वैल्यू गिवन है 3 मीटर। तो हम लोग इस फार्मूले पे को अप्लाई करेंगे, तो E की वैल्यू क्या आएगी, तो E की वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q की वैल्यू है 2 कूलम अपान R²। R की वैल्यू है 3 मीटर, तो उसका स्क्वायर होगा 9 मीटर। अब यहाँ पर हमको जो भी डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता है ये 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, और एक कूलम यहाँ के स्क्वायर में से एक कूलम निकल जाएगा। तो हमको E इक्वल्स मिलेगा, ये 2 कूलम बचा यहाँ पे, तो 2 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। अब ये न्यूटन पर कूलम क्या है, ये इसकी यूनिट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। जैसा कि हमको यहाँ से इस कैलकुलेशन से भी पता चल जाता है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो E की वैल्यू हो गया 2 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। अब चूंकि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स को अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें चाहे स्केलर से डिवाइड करें, तो जो हमें क्वांटिटी फाइंड होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे एग्जांपल कहा जाए कि फोर्स F इक्वल्स ma होता है, वेयर m इज द मास एंड k इज द एक्सेलरेशन, और हमें ये पता है कि a क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और m मतलब मास, और मास होता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर एक वेक्टर क्वांटिटी में होता है, तो जो हमें फाइंड होता है रिलेशन, वो भी एक
वेक्टर क्वांटिटी होता है तो F इक्वल्स M में F भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो उसी तरीके से यहाँ हमें दिख रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हम स्केलर से डिवाइड करते हैं किसी वेक्टर को तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होता है, यानी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होती है, तो ध्यान देने वाली बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो होती है जो किसी प्लस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। यानी जो यूनिट चार्ज है हमारा, अगर वो एक प्लस चार्ज है, क्योंकि हम यूनिट चार्ज को +1 कूलम ही मान के चलते हैं, तो अगर ये प्लस चार्ज है, ध्यान से समझेंगे, और अगर ये भी प्लस चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा और रिपल्सन कार्य होगा बाहर की ओर, यानी कि यह प्लस चार्ज से दूर की ओर फोर्स अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस चार्ज से बाहर की ओर होती है। और अगर ये माइनस चार्ज है, अगर ये जो हमारा Q है अगर ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन कार्य करता है, इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स अंदर की ओर लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी माइनस चार्ज की ओर होने लगेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस से आउटवर्ड होती है और माइनस में इनवर्ड होती है। तो अगर हम इसमें डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडामेंटल अप्लाई करेंगे। अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां से बाहर की ओर होगी इस तरीके से, और अगर चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कार्य करेगी अंदर की ओर इस तरीके से, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है। अब ये जो मैंने इतने लाइंस बनाए हैं, यह एक पॉइंट हर एक जगह है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट है और P पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो ये प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन का कार्य होगा, तो बाहर की ओर कार्य करेगा इस पे फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की ओर है। यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है P पर, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी बाहर की ओर कार्य कर रहा है। यहाँ पर अगर चार्ज रखा है P3 कोई पॉइंट है तो भी बाहर की ओर कार्य करेगा। यही काम यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, और ये एक माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा और ये अंदर की ओर लगेगा, चाहे वहां पर पॉइंट हो, चाहे यहाँ पॉइंट हो, चाहे यहाँ पॉइंट हो, ये हमेशा माइनस चार्ज की ओर ही कार्य करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वह प्लस चार्ज से आउटवर्ड होती है और माइनस चार्ज में इनवर्ड होती है। और अदर लैंग्वेज में हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वह डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन किसी पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होती है। ये डायरेक्शन हमने प्राप्त कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से, और मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया हमने। अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आधार पर हम फोर्स को क्या क्या लिख सकते हैं। तो हमको पता है F इक्वल्स होता है K Q नॉट अपान R स्क्वायर, जैसा कि हमने फिगर से समझा था कि यहाँ पर एक Q चार्ज है, यहाँ पे Q नॉट चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है R, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स होगा K Q नॉट अपान R स्क्वायर। और हमने बताया था कि अगर ये E की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो हमें ये पता है E इक्वल्स होता है KQ अपान R स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे एक सिंपल सा फंडामेंटल दिखेगा। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो हमको पता है ये जो कैंसिल होने वाली चीजें हैं वो कट जाएंगी और हमको प्राप्त होगा F अपान E इक्वल्स Q नॉट। उससे हमको एक और रिलेशन फाइंड होता है F इक्वल्स EQ नॉट। अब इसकी सहायता से हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि एक पॉइंट है P जिस पर कोई एक चार्ज कहीं पर भी रखा हो, मान लेते हैं कोई चार्ज है, उसके बारे में हमको जानकारी ना हो कि यह कितनी दूरी पर एक पॉइंट है, लेकिन P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन है। मान लेते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की ओर है 3 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, ये E की वैल्यू। और अगर हम यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज टेस्ट चार्ज रखते हैं, मान लेते हैं इस पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं 2 कूलम का, इस पर लगने वाला फोर्स कैसे काउंट करेंगे, तो हमें पता है F इक्वल्स, यहाँ से रिलेशन हमें प्राप्त हुआ है F इक्वल्स EQ नॉट। तो E की वैल्यू है 3 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम इंटू चार्ज की वैल्यू है हमारे पास 2 कूलम, तो ये कूलम से 1 पर कूलम ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 3 × 2 6 × 10⁻² न्यूटन, यह F की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें E की वैल्यू गिवन है और
Q की वैल्यू गिवन है तो F फाइंड कर सकते हैं, E की वैल्यू गिवन है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालनी है हमको तो फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम सभी प्रकार के फार्मूले से परिचित हो चुके हैं, E के और F के सभी फार्मूले से परिचित हो चुके हैं, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको कभी कभी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोला जा सकता है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? यह एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कर्व्स होते हैं, और ये कर्व्स क्या करते हैं, यह हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें केवल एक और केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। जैसे एग्जांपल, अगर हम कोई भी एक पॉइंट है, इस पे क्या चार्ज है हमको नहीं पता है, लेकिन इस पे अगर लाइंस बनी हुई है इस तरीके से, जैसे लाइंस बनी हुई है चारों तरफ से, तो क्या होगा, ये जो लाइंस में एरो दिखाए गए हैं, ये एरोस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। ये लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं। अब हमको दिख रहा है इस पॉइंट पर ये अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है का मतलब हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस से आउटवर्ड होती है और माइनस की ओर इनवर्ड होती है। तो ये इनवर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज होगा, और अगर ये बाहर की ओर होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे इनवर्ड है तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइंस क्या करती हैं, फील्ड लाइंस किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर होगी। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो डायरेक्शन शो करती हैं किसी पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होती है जो किसी पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन की होती है। तो वही हाल यहाँ पर है इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ रूप हैं, जैसे हम एग्जांपल बता दे रहे हैं। ये रूप हो गया, अगर ये माइनस चार्ज होता तो हमने बताया नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर है, पॉजिटिव चार्ज होता तो बाहर की ओर होता। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फील्ड लाइंस बाहर की ओर होंगी इस तरीके से, और हमें ये पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, पर डायरेक्शन हमको यहाँ से पता चल जाता है। ये सेकेंड हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फील्ड लाइंस कल्पना करते हैं। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यह प्लस से बाहर की ओर और माइनस में अंदर की ओर कार्य करता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो फील्ड लाइंस है यह इसी तरीके से काम करेगी। क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो क्या क्या फोर्स लगेगा इस पे, तो एक फोर्स लगेगा इस पे इन दोनों की वजह से, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कार्य करेगा बाहर की ओर, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन काम करेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जो कार्य करेगा अंदर। लेकिन बात क्या है कि इससे इनकी दूरी ज्यादा है, जिस वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वह इस तरीके से होगा, जैसा कि हमें इस फिगर से दिख रहा है, ये कर्व से दिख रहा है। अब ये कर्व से, अब क्योंकि हमें पता है कर्व तो कोई डायरेक्शन बता नहीं सकता, तो क्या करते हैं, अगर कोई एक कर्व है तो उस पर हम एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं इस तरीके से। जैसे ये पॉइंट है, ये सब की डायरेक्शन ऐसे बनी हुई है, तो हम उसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये टेंजेंट है, उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ खास बातें होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको समझेंगे क्रम से। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम क्या क्या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या क्या होते हैं ये समझेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि ये हमेशा प्लस से आउटवर्ड होते हैं और माइनस में इनवर्ड होते हैं, मतलब माइनस की ओर होते हैं इनकी डायरेक्शन और प्लस से आउटवर्ड होती है। तो अगर ये प्लस से की बात करेंगे तो प्लस से आउटसाइड, और माइनस की बात करेंगे तो माइनस में इनसाइड, इस तरीके से।
दूसरी खास बात क्या होती है इसकी कि ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अभी क्वेश्चन आता है कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, तो मान लेते हैं ऐसा कंट्राडिक्शन ही है हमारे लिए, तो काटते ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं अगर ये काट रहा है इस तरीके से, दो कर्व लाइन एक दूसरे को काट कर रहे हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, तो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तीसरी पॉइंट खास बात होती है इसमें कि जो फील्ड लाइंस होती है इसमें ये जो प्लस और प्लस चार्ज है इनके बीच में ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये दूर की ओर भागती हैं, मतलब इनसे दोनों चार्ज से ये जो फील्ड लाइंस हैं यह दूर की ओर निकलती हैं। तो अगर दो प्लस चार्ज है इस तरीके से, तो ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, यानी कि यह पास आने की जगह पे वो चली जाएगी इस तरीके से, ऐसे। लेकिन कभी इंटरसेक्ट, ये आगे चल के भी कभी भी किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इस तरीके से रहेंगे ये। और ये डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, बाहर की ओर होती है, प्लस से बाहर की ओर, और माइनस अगर यही होता तो ये डायरेक्शन ही केवल अपोज हो जाती है, अपोजिट हो जाती, यानी कि ये अंदर की ओर हो जाती। लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट खींचे जा सकेंगे, अर्थात दो दो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर किसी मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और इसकी एक और खास बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि जिस जगह पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर ये प्लस चार्ज है, आपने देखा ये इस तरीके से है ऐसे, तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं और इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज के पास फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है और चार्ज से दूर फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। इससे क्या पता चलता है कि जो फील्ड जितनी दूरी बढ़ती जाती है किसी चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उतनी ही डिक्रीज होती जाती है। जैसा कि हमने रिलेशन में भी पढ़ा है, E इक्वल्स के क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस से हमें पता चलता है कि जहाँ पे डेंसिटी कम होगी वहाँ पे, यहाँ डेंसिटी कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, आगे बढ़ेंगे तो और कम हो जाएगी, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इस वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी हाई होगी। और भी चर्चा करेंगे, गॉस थ्योरम भी आज ही हम समझेंगे। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि इसमें दो टर्म होंगे, एरिया एंड वेक्टर। वेक्टर क्या है, यानी उसकी एक डायरेक्शन होगी। तो एरिया क्या होता है, तो मान लेते हैं एक सरफेस, ये सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस हमें दिख रहा है, फिर रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू, इससे हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया कौन सी नोट करते हैं, इस, फिर हम ए लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की टर्म में ये लिखते हैं। फिर एरिया वेक्टर होता क्या है, वो होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका एरिया है। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होता है, एरिया के ये सरफेस जो है इसके परपेंडिकुलर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मींस अभिलंब होता है, इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग एन कैप से डिनोट कर देते हैं। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसकी सहायता से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे कि जहाँ पर भी ये डायरेक्शन की बात करें वहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन को क्या दिखाएंगे, तो डायरेक्शन हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर, और सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब अगर मान लेते हैं कोई एक्स वाई प्लेन पर है तो उसकी डायरेक्शन जेड प्लेन पर, अगर वो वाई जेड प्लेन पर है, जेड डायरेक्शन, और वाई जेड प्लेन पर है तो एक्स डायरेक्शन, और अगर एक्स जेड प्लेन पर है तो वाई डायरेक्शन। इस तरीके से हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन। और बात करते हैं इसके बाद एक स्पेशल टर्म्स की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक चर्चा
चर्चा करते हैं एक काल्पनिक पृष्ठ की। इमेजिनरी सरफेस है हमारे पास। इमेजिनरी सरफेस का मतलब होता है जैसे हमने मान लिया कोई सरफेस, कोई चार्ज है, उसी चार्ज कोई भी सरफेस अपने मन में अज्यूम कर लेते हैं, उस सरफेस को इमेजिनरी सरफेस बोला जाता है। और अगर हम चार्ज के केस में बात कर रहे हैं तो उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। तो गॉसियन सरफेस का मतलब मान लेते हैं कोई भी एक सरफेस और उसके अंदर कोई चार्ज स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि इस चार्ज के होने की वजह से अगर ये प्लस चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, यानी इस सरफेस से होकर के बाहर की ओर जाएंगी इस तरीके से। और अगर ये माइनस चार्ज है तो इसमें फ्लक्स अंदर की ओर आएंगे। तो इनमें जो आएंगी अंदर की ओर फ्लक्स या फील्ड लाइंस या जो बाहर जाएंगी फील्ड लाइंस, इस सरफेस से होकर जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी या जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। ये फाई क्या होता है? ये फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट के साथ हमने पढ़ा है, इसके साथ इस तरीके से मॉड ऑफ वेक्टर ई मॉड ऑफ वेक्टर ए cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है? तो थीटा है डायरेक्शन, या थीटा है ये बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास फाई। और अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसी इंटीग्रल फॉर्म को हम फाई ई इक्वल्स लिखते हैं। अब ये जो क्लोज लूप बना हुआ है इस सरफेस को डिनोट करेंगे, दैट इज सरफेस इंटीग्रल। इसको लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, कभी यहाँ भी एस भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ वेक्टर ई डॉट ds, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे ds उसकी सरफेस एरिया है, वो सरफेस है जो सरफेस से ऊपर की लाइंस गुजर रही है, यहाँ पर जीरो है वो सरफेस एरिया ही है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी सरफेस आल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे कहते हैं किसी गॉसियन सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बस होता है ई डॉट, बात करते हैं इस यूनिट की, तो यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? तो फाई की यूनिट फाइंड करने क्या करेंगे? तो ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इस तरीके से हम लोग फाई की यूनिट फाइंड कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको बता दी गई है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड होता है अपना गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को हम बड़ी सावधानी से समझेंगे कि क्या होता है गॉस थ्योरम। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, कि किसी न किसी बुक में आ ही जाते हैं एग्जाम में, ना ही आते हैं तो इसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले हम स्टेटमेंट से समझेंगे क्या होता है इसका स्टेटमेंट। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a Gaussian surface B equals to 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by कैसे लिखेंगे? पाई ई इक्वल्स क्यू नेट, नेट का मतलब है टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब इसको मैथमेटिकली हमने समझ लिया, पाई इक्वल्स क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने डिस्कस किया था, होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। और हम इसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि कोई एक बॉक्स है, इस तरीके से कोई एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स के सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज रखा है। अगर इसके सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या कैसे निकालेंगे? पाई इक्वल्स क्यू नेट, इसके अंदर कितना चार्ज इनपुट है 1 कूलम का, तो क्यू
की वैल्यू 1 कूलम रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद फ्लक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और इसी यूनिट हमने बता दिया, इसकी यूनिट क्या होती है, पाई की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इस तरीके से हम लोग आसानी से यूनिट भी पता कर सकते हैं और इसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। और भी एक क्वेश्चन हम समझेंगे इससे रिलेटेड, फिर हम इसको प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम को। पहले हम एक और एग्जांपल समझते हैं गॉस थ्योरम का। जैसे एक चार्ज है यहाँ पे 5 कूलम का और यहाँ एक सरफेस, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जो यहाँ से 3 मीटर डिस्टेंस। तो हमको क्या करना है, इससे होकर गुजरने वाली फ्लक्स की संख्या करनी है। तो अगर हम इसको इनक्लोज करें, अर्थात इसको अगर हम एक बंद की तरह बना दिया जाए इसको एक बॉक्स, तो हमको पता है कि बॉक्स में टोटल 6 फेस होते हैं। तो क्योंकि अगर इस वाले की बात करें तो उसमें से कोई एक हिस्सा है, एक सरफेस है, तो जो टोटल फ्लक्स हमने काउंट किया, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स पाई नेट इक्वल्स q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। q नेट है हमारा 5 कूलम चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 12 कूलम स्क्वायर पर मीटर। तो यहाँ से हम लोग फाइनेंस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि जितना फ्लक्स इस फेस से जाएगा उतना ही फ्लक्स दूसरे फेस से भी जाएगा, यानी कि अगर हम इसमें से एक फेस से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको 6 से डिवाइड। तो एक फ्लक्स मतलब एक फेस से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का नंबर मिल जाएगा हमें। हम इसको 6 से डिवाइड करने की वैल्यू आएगी, इसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक फेस से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। अब हम बात करते हैं गॉसेस थ्योरम को प्रूव करने की। गॉस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वेरीफाई द गॉस थ्योरम और वेरीफाई दैट पाई इक्वल्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर कुछ भी जो भी इस तरीके से पूछा जा सकता है वो समझेंगे। तो गॉस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, उसके लिए हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ क्या है कि अगर दो चार्ज है यहाँ पे, मान लेते हैं और यहाँ पर r डिस्टेंस पर यहाँ पे q नॉट टेस्ट चार्ज है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, तो वो फोर्स होता है F इक्वल्स K Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। इस पर लगने वाला फोर्स होगा K Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब हम इस पॉइंट P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे इस तरीके से, जो कि एक स्फीयर का रूप होगा। और हमें ये पता है कि इस स्फीयर में जो कोई भी पॉइंट होगा उससे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। ये डिस्टेंस है, ये फिक्स होगा, ये डिस्टेंस फिक्स होगा, ये डिस्टेंस फिक्स होगा। सभी तरफ के डिस्टेंस जो फिक्स होंगे, जो रेडियस के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो ये कांस्टेंट ही मिलेगा, हर जगह पे ई की वैल्यू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हमको पता है कि F इक्वल्स तो होता है K Q नॉट अपॉन r स्क्वायर और E होता है K Q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ r क्या है, r है इस स्फीयर का रेडियस। जैसा कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एक इनक्लोज सरफेस की तरह हम लोग बनाते हैं अगर, तो ये एक स्फीयर फॉर्म होगा जिसका रेडियस होगा r। तो हम E की जगह पे K Q अपॉन r लिख सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो वहाँ पे E है वो हर जगह पर एक जैसा होगा, यानी कांस्टेंट होगा। अब हम फ्लक्स की बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि पाई इक्वल्स होता है इंटीग्रल E ds और cos थीटा। cos थीटा की बात करें तो ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसी लाइन पर है। क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और एरिया वेक्टर है की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, यानी थीटा की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 1। तो हमें मिलता है phi इक्वल्स इंटीग्रल E ds। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने इंटीग्रेशन में ये पढ़ा है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म में हम उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन टर्म बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये phi इक्वल्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अब E बाहर गया है तो इसमें हो जाएगा 1 ds और 1 ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो
किसके बराबर होगा, और जो इक्लोज्ड है इस पूरे का क्लोज्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया पाई इक्वल्स होगा हमारे पास E इनटू यहाँ पर हो जाएगा यस, जहाँ यस है इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। बट वी नो दैट जो सरफेस एरिया होता है किसी स्फीयर का वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है यस इक्वल्स 4 पाई r स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, यस या बी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो हमें फाई e की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी e इनटू 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये जो e दिया है यहाँ पर e इक्वल्स a³ अपॉन r स्क्वायर, ये यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो क्या हमें फाइंड होता है, तो हमें फाइंड होता है 1 अपॉन e की वैल्यू होती है k³ अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमको ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि जो q k होता है, ये k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू 4 पाई, ये जो 4 पाई है 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे को मिलेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो इसकी वैल्यू है पाई, जो हमें प्राप्त करनी थी। पाई इक्वल्स q अपॉन एप्सिलॉन। तो हम इस तरीके से गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को हम समझेंगे अपने